हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने सूर्य के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था और हमने सौरमंडल के बारे में देखा था। तो आज हम अपने सौरमंडल के ग्रहों के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे कॉमन फैक्ट्स को जानेंगे जो एग्जाम में कंसिस्टेंटली पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमारे सौरमंडल में क्या क्या है, कौन कौन सी संरचनाएं हैं। बेटा, हमारे सौरमंडल में एक तो सूर्य ऊर्जा का मेन सोर्स, और दूसरा हमारे 8 ग्रह हैं, उसके अलावा उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, है ना। ऐसे और भी कई सारी संरचनाएं हैं जिनसे मिलकर हमारा सौरमंडल बनता है। तो मैंने आपको ये बताया था, सूर्य से दूरी के क्रम में हमारे पास कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन से हैं वो? सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो चलिए एक एक करके हम उन ग्रहों के बारे में समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल में सूर्य जो है वो ऊर्जा का मेन सोर्स है। इसके पास सबसे पहले आने वाला उपग्रह कौन सा है? जिसका नाम है बुध। सबसे पहला कौन सा उपग्रह है? सबसे पहले कौन सा ग्रह है? इस ग्रह का नाम है बुध ग्रह, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, बुध ग्रह जो है ये सूर्य से दूरी के क्रम में पहला ग्रह है। इसकी सूर्य से दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और सूर्य से दूरी के क्रम में पहला और सबसे छोटा ग्रह, हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो बुध ग्रह है, ठीक है। अब देखिए, जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि ग्रह जो है वो 2 तरह से गति करते हैं बेटा। एक तो वो अपने अक्ष पर जो गति करते हैं उसको हम घूर्णन गति कहते हैं, यानी कि हम एक जगह पे खड़े हैं और अपने चारों तरफ ऐसे घूम जाएं, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? घूर्णन गति कह देते हैं। कोई ग्रह अपनी जगह पे घूम जाए तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। और जब वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा पूरी करे तो उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं या फिर रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो 2 तरह की गतियां करते हैं सारे ग्रह। एक तो होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो बुध ग्रह है ये क्या करता है बेटा? तो ये 59 डेज में एक रोटेशन पूरी करता है। एक रोटेशन कितने टाइम में पूरी करता है? 59 डेज में पूरी करता है। और रिवॉल्यूशन कितने दिन में करता है? ये 88 डेज में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा वो ये 88 डेज में लगाएगा और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करेगा वो 59 डेज में करेगा, ठीक है। अब देखो, इस ग्रह के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी वायुमंडल नहीं है, कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। तो इस वायुमंडल के ना होने की वजह से क्या होता है? ये सूर्य से जितनी भी ऊर्जा लेता है, जितनी भी ऊष्मा लेता है, वो क्या करता है? कैप्चर नहीं करके रख पाता। दिन के समय जितनी ऊष्मा ऊर्जा लेगा, रात में उतनी ही ऊष्मा ऊर्जा को वापस विकिरित कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पर डे और नाइट का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं तापांतर। तो इस पर तापांतर बहुत ज़्यादा होता है। दिन के समय पता लगा इतनी गर्मी पड़ रही है कि आग बरस रही है, और रात में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि पता लग रहा है बर्फ जम जा रही है ना। तो इस तरह का टेम्परेचर है इस ग्रह के ऊपर, इस तरह का एटमॉस्फेयर है। इसको हम क्या कह देते हैं? बुध ग्रह। और इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। आगे आगे जैसे हम जाते जाएंगे तो हम देखते जाएंगे कि ग्रहों के उपग्रह भी हैं। तो इस बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। आई होप कि आगे सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरे नंबर का जो ग्रह हमारे सौरमंडल में, जो दूसरे नंबर का ग्रह है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र यानी कि वीनस, शुक्र या वीनस। अब देखिए, वीनस ग्रह जो है ये देखने में, आकार में, शेप, साइज में कैसा दिखाई देता है? लगभग हमारी पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। और पृथ्वी जैसा दिखाई देने की वजह से इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कह देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखें, ये पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, क्योंकि ये देखने में कैसा दिखाई देता है? पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। और इसकी सूर्य से दूरी 10.8 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 10.8 करोड़ किलोमीटर है। अब देखिए, ये जो ग्रह है इसकी खासियत क्या है कि सभी ग्रह जो हैं वो जो घूर्णन करते हैं वो किस दिशा में करते हैं? पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। किस में करते हैं? पश्चिम से पूर्व, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करते हैं, क्योंकि पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हैं। इसी वजह से हमें क्या लगता है कि सन किधर से निकल रहा है? पूर्व की दिशा से निकल रहा है। लेकिन ये ग्रह क्या करता है? ये उल्टा काम करता है। क्यों? 2 नंबर का है ना,
और 2 नंबरी लोग कैसे होते हैं, जो सारे काम उल्टे करते हैं। अपने आपके घर में भी छोटा 2 नंबर वाला जो सिबलिंग होगा वो भी क्या करता होगा, घर वालों की बात ना मान करके उल्टे काम, है ना, करता होगा। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि 2 नंबर वाला ग्रह क्या करता है, उल्टी दिशा में घूर्णन करता है। किधर करता है ये, पूर्व से पश्चिम की दिशा में। किधर करता है बेटा, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। और ये जो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, यानी कि जो ये अपने अक्ष पर घूमता है, ये तो ये कर लेता है इसमें ये समय लगाता है 243 डेज का। और ये जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है वो कम दिन में कर लेता है, वो 227 डेज में ही कर लेता है। यानी कि इसकी जो घूर्णन गति है परिक्रमण गति से भी ज़्यादा धीमी है। सूर्य की एक परिक्रमा करके आ जाता है ये 227 डेज में, और जबकि ये क्या करता है, अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है उसमें ये 243 डेज लगा देता है। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर अगर हम वायुमंडल की बात करें तो इसके वायुमंडल में 95% तक कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस है। और बेटा आपने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पढ़ा होगा, जिसमें क्या बताते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, एक ऐसा इफेक्ट होता है, ऐसा प्रभाव होता है जो सूर्य से ऊष्मा लेके गर्म तो हो जाता है लेकिन सूर्य की ऊष्मा वापस विकिरित नहीं करता और गर्म ही रहता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो CO2 गैस की वजह। CO2 गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को जनरेट करती है, और इसी वजह से हमारे अर्थ पर CO2 गैस की सांद्रता बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्योंकि CO2 गैस 95% है, CO2 गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या कर रही है, ये सूर्य से ऊष्मा ले तो लेती है लेकिन वापस विकिरित नहीं करती, इसलिए ये पूरा गैसों का एक धधकता हुआ गोला बन जाता है। और इस पर कैसी स्थिति हो जाती है, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा ऊष्मा हो जाती है, इतनी ज़्यादा गैसों की सघनता हो जाती है कि ये कैसा बन जाता है, ये प्रेशर कुकर की तरह, इसको हम प्रेशर कुकर जैसी स्थिति वाला ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, और जो दूसरी बात ध्यान रखने वाली है कि ये ना जितना सूर्य से जितनी भी ऊष्मा लेगा, मतलब सूर्य से जितना भी प्रकाश लेगा, वो क्या करता है, इस सारे प्रकाश को परावर्तित कर देता है। क्योंकि इसका सरफेस बहुत ज़्यादा सघन है, बहुत ज़्यादा वायुमंडल बहुत सघन है इसका, तो ये क्या करता है, सारा का सारा प्रकाश परावर्तित कर देता है। और इस वजह से ये आसमान में बहुत चमकीला दिखाई देता है, और चमकीला दिखने की वजह से इसे सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। सुबह शाम का तारा भी कहा जाता है क्योंकि दिखाई देता है चमकीला। और ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो हमें शुक्र ग्रह के बारे में अच्छा, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ना ही बुध ग्रह का कोई उपग्रह है और ना ही शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह है। अब देखिए दो ग्रह हो गए। अब तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है सूर्य से दूरी के क्रम में, तीसरी है हमारी प्यारी पृथ्वी, हमारा अपना गोला। ठीक है, देखिए अर्थ। ठीक है, अब अर्थ बताइए, अर्थ की सन से दूरी कितनी है, अर्थ की सन से दूरी जो है बेटे को 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, अब हमारी अर्थ में स्पेसिफिसिटी क्या है, क्या विशेषता हमारे अर्थ की, हमारे अर्थ की विशेषता ये है कि सभी प्लैनेट ऐसे सीधे खड़े हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है ये अपने अक्ष के परिता यानी अपने अक्ष से ये कितनी 23.5 डिग्री टिल्टेड है। कितनी 23.5 डिग्री क्या है बेटा, टिल्टेड है, झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, ये इसका मेन एक्सिस बन जाता है और ये अपने इस एक्सिस पे घूर्णन करती है। और ये जो घूर्णन करती है, ये घूर्णन करती है 23 घंटे और 56 मिनट में। 23 घंटे और 56 मिनट में ये अपना एक घूर्णन पूरा करती है, जिससे क्या बनता है, पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। और ये जो सूर्य का एक चक्कर लगाती है वो कितने समय में लगाती है बेटा, 365 दिन में लगाती है। और इसी 365 दिन को हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग सौर वर्ष कह देते हैं, एक सौर वर्ष कह देते हैं। पृथ्वी जितने समय में सूर्य का एक चक्कर लगाती है उसको हम इसका सौर वर्ष कहते हैं। तो 365 दिन में ये एक चक्कर लगाती है, इसलिए हम इसको सौर वर्ष कहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। पूरे सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पृथ्वी जिस जगह पर है उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्पेस को हम बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। अब देखिए समझेंगे कि गोल्डीलॉक जोन क्या होता है। देखिए बेटा, अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र अंतरिक्ष में ऐसी जगह जहां पर जीवन संभव हो सके, यानी कि जहां पर एक ऐसा स्पेस जहां पर पानी तरल अवस्था में उपस्थित हो। तो हमारे पृथ्वी पर क्या है, पानी लिक्विड फॉर्म में है,
है ना। ऑब्वियसली पानी लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि वायुमंडल है, और वायुमंडल में भी ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो एक स्पेस में एक ऐसी जगह है जहाँ पर जीवन की संभावनाएं बने, यानी कि सूर्य से वो इतनी पर्याप्त दूरी पे हो कि पानी इवेपोरेट ना हो जाए, है ना, लिक्विड फॉर्म में रहे, और इतनी दूर भी ना हो कि पानी ठंडा होके हर समय बर्फ के रूप में जमा रहे, है ना, तो भी पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। तो अर्थ जो है वो ऐसी सिचुएशन पे है जहाँ पर वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। इसी जगह को हम लोग गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। गोल्डीलॉक जोन के बारे में कई सारे क्वेश्चन कंसिस्टेंटली पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी की हमने घूर्णन की बात कर ली, परिक्रमण की बात कर ली, ये किस जगह पर है उसकी बात कर ली कि ये गोल्डीलॉक जोन में है, ठीक है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये कैसा है, लाइफ सपोर्टिव है, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 की मात्रा कम है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमारी कैसी दिखाई देती है, इसे नीला ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है। ये अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, क्यों, पानी की वजह से, क्योंकि 71% पानी है, पानी की वजह से और वायुमंडल की वजह से ये हमारी पृथ्वी हमें अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। और हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह भी है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, जिसका क्या नाम है, हाँ, चंद्रमा, ठीक है। एक हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा क्या करता है, इसकी परिक्रमा करता है। फिर हम जब उपग्रह पढ़ेंगे तो चंद्रमा के बारे में विस्तार से जानेंगे, ठीक है। अब सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी की बात होगी। अब पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है, चौथे नंबर का ग्रह कौन सा है, तो चौथे नंबर का ग्रह है हमारा बेटा मंगल, ठीक है। मंगल 4th नंबर का ग्रह है सूर्य से दूरी के क्रम में, और पृथ्वी हमारा आकार में जो है वो 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक है। अब 4th नंबर का ग्रह कौन सा है, मार्स, यानी कि मंगल ग्रह पर, ठीक है। मंगल ग्रह पर क्या है, मंगल ग्रह की क्या विशेषता है, मंगल ग्रह कैसा दिखाई देता है, हमें रेड कलर का दिखाई देता है। रेड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये कैसा दिखता है, इसका रंग देखने में लाल दिखता है, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये भी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन भी कर रहा है और परिक्रमण भी कर रहा है। और ये जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है ना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे ही मंगल ग्रह भी जो है ये अपने एक्सिस पे 25 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है, 25 डिग्री झुका हुआ है। इस वजह से जिस तरह से पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, वैसे ही मंगल ग्रह पर भी बेटा दिन रात होते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह के, अब हमारी पृथ्वी के पास तो केवल एक उपग्रह था, मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह, मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं वो 2 उपग्रह, कौन से हैं वो 2 उपग्रह, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और ये जो डीमोस उपग्रह है बेटा, ये हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है। हमारे पूरे सौरमंडल में जितने भी उपग्रह पाए जाते हैं उनमें सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, वो डीमोस है, ठीक है। आगे बात समझ में आप सबको मंगल ग्रह के बारे में। चलिए, ये तो थे हमारे पार्थिव ग्रह। उस दिन मैंने आपको बताया था कि सूर्य से दूरी के क्रम में जो पहले 4 ग्रह हैं उनको क्या कहते हैं, हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है। पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल ग्रह या आंतरिक ग्रह भी इनको बोला जाता है। उसके बाद एक क्षुद्र ग्रह की बेल्ट बताई थी मैंने। उसके बाद क्या है, जोवियन ग्रह हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कौन से ग्रह हैं, इनको हम जोवियन ग्रह या फिर बाहरी ग्रह भी कह देते हैं। तो चलिए, 5वें नंबर का ग्रह है, वैसे सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां है, लेकिन आकार में क्या है, आकार में ये पहला है, क्योंकि आकार में ये सबसे बड़ा है। आकार में सबसे बड़े नंबर के ग्रह को हम क्या कहते हैं, बृहस्पति। क्या कहते हैं, बृहस्पति या जुपिटर। तो ये है हमारा बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह। अब देखिए बेटा, ये जो, अच्छा एक चीज मैंने आपको मंगल ग्रह के बारे में नहीं बताई। मंगल ग्रह का उपग्रह तो छोटा है, सबसे छोटा डीमोस, लेकिन यहाँ पर पूरे सौरमंडल में से सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया, वो यहाँ पाया जाता है। क्या नाम है इस पर्वत का, निक्स ओलंपिया। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है बेटा 26,000 मीटर, 26,000 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि ये हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये भी मंगल ग्रह पर है। सबसे बड़ी गर्त जिसका नाम है मैरिनस, ये भी मंगल ग्रह पर है। और सबसे बड़ा
सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलंपस मोन्स, ये भी मंगल ग्रह पर है। तो मंगल ग्रह ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना रखा है ना, ओलंपस मोन्स। मंगल ग्रह ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना रखा है सौर मंडल में जो सबसे बड़े पर्वत, सबसे गहरी गर्त और सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, ये सारे कहाँ पर हैं, मंगल ग्रह पर हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बृहस्पति पे। बृहस्पति 5वें नंबर का ग्रह है सूर्य से दूरी के क्रम में, लेकिन आकार में ये सबसे बड़ा है और आकार में सबसे बड़ा, और इसकी घूर्णन गति बहुत ज़्यादा है, ये घूर्णन बहुत जल्दी कर लेता है। लेकिन जो परिक्रमण है ना, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, उसमें ये 12 वर्ष का समय लगा देता है। वैसे तो 11 वर्ष 11 दिन है, लेकिन इसको हम टोटली हम इसको देखा जाए तो राउंड फिगर में 12 वर्ष देखते हैं। तो ये सूर्य की जो एक परिक्रमा करता है उसमें ये 12 वर्ष का समय लेता है। और क्योंकि ये सबसे बड़ा, ये हमारे सौरमंडल का एक तो सबसे बड़ा ग्रह है, और दूसरा ये क्या करता है, क्षुद्र ग्रहों को खींचकर अपने पास रखता है, उनसे ग्रहों की रक्षा करता है, हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। तो इसको वैक्यूम क्लीनर भी बोला जाता है। इस वजह से इसका आभार दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 12 वर्ष में बेटा हम महाकुंभ का आयोजन करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बृहस्पति ग्रह है, इसका जो सरफेस है, यानी कि इसका जो वायुमंडल है, ये गैसों से भरा हुआ, ये पूरा गैसों का गोला है। मैंने आपको बताया था ना, जो जितने भी हमारे आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, वो सारे मजबूत चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन जो जोवियन ग्रह हैं वो सारे गैसों से मिलकर बने हुए हैं। उस पर बहुत ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऐसी, और अमोनिया है, मीथेन है, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। और हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस जैसी गैसें हैं यहाँ पर। इस वजह से ये क्या करता है, ये अपनी ऊष्मा खुद जनरेट कर लेता है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसीलिए इसको हम लोग लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग लघु सौर तंत्र की संज्ञा भी इसको दी जाती है। ठीक है, और क्योंकि ये जितनी मात्रा में ऊर्जा सूर्य से लेता है, उस ऊर्जा और ऊष्मा उतनी, उससे ज़्यादा मात्रा में ये ऊष्मा और ऊर्जा को अंतरिक्ष में निकाल देता है, छोड़ देता है, विकृत कर देता है। इस वजह से इसमें एक तारा और एक ग्रह दोनों होने की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है, आगे आपको बात समझ में। तो बृहस्पति ग्रह जो है अपनी ऊर्जा ऊष्मा खुद उत्पन्न कर सकता है थोड़ी मात्रा में। ठीक है, ऐसा मैंने एक बुक पढ़ी थी एलियंस की, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो एलियंस दूसरे प्लैनेट से, जो बहुत दूर दूर प्लैनेट्स हैं, वहाँ से जो एलियंस अपने स्पेसशिप लेके आते हैं, उसको वो लोग बृहस्पति ग्रह पर रिफ्यूल करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ग्रह, जो भी दूसरे लिवेबल प्लैनेट्स हैं, वो इतनी दूर हैं कि वहाँ से एक बार में फ्यूलिंग करके आना स्पेसशिप का थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी दूरी कई लाख प्रकाश वर्षों में है ना। तो ऐसा उसमें लिखा था कि वो बृहस्पति ग्रह पर आकर के क्या करते हैं, अपने स्पेसशिप की रिफ्यूलिंग करते हैं। खैर जो भी है, आगे देखते हैं। तो ये था हमारे बृहस्पति ग्रह के बारे में। अब बेटा सूर्य से दूरी के क्रम में जो छठा ग्रह है, उसको हम, वो कौन सा है, उसको हम कहते हैं शनि ग्रह। छठा ग्रह कौन सा है, शनि की दृष्टि। अगर शनि की वक्री दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाए तो फिर क्या होता है उसका, फिर उसका कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगला ग्रह है हमारा छठे नंबर का ग्रह शनि है। अब शनि छठे नंबर का है सूर्य से दूरी के क्रम में, लेकिन आकार में ये छठा बड़ा ग्रह है। ठीक है, आकार में ये कैसा है, छठा बड़ा ग्रह है। और शनि के ऊपर अमोनिया का आवरण पाया जाता है। इसके वायुमंडल में येलो कलर की अमोनिया पाई जाती है, पीली अमोनिया पाई जाती है। और पीली अमोनिया होने की वजह से इसको पीला तारा भी कहते हैं। इस ग्रह को, शनि ग्रह को पीला तारा भी कहते हैं। अच्छा, एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई, वो हमारी बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के बारे में नहीं बताया। बृहस्पति ग्रह पे बहुत सारे उपग्रह हैं, और इसमें से जो सबसे पहला जाना गया उपग्रह और सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमीड। क्या नाम है बेटा उसका, गैनीमीड उपग्रह जो है, ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे मंगल के पास डिमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, ऐसे ही बृहस्पति ग्रह क्योंकि सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह भी इसी के पास है, ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो उसका नाम है गैनीमीड। शनि ग्रह के पास बहुत सारे उपग्रह हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले जाना गया उपग्रह था वो कौन सा था, टाइटन की वॉचेस पहनते हैं ना लोग, तो इसी से शायद लिया होगा उन्होंने इसका नाम। तो टाइटन इसका सबसे पहला ज्ञात उपग्रह है, और इसके वायुमंडल में पीले रंग की अमोनिया पाए जाने के कारण इसको हम लोग पीला तारा
कहते हैं। अच्छा, अब देखिए इसकी जो मेन विशेषता क्या है, इसकी जो मेन विशेषता वो ये है कि इसके बाहर वलय पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाहर बहुत सारे छल्ले पाए जाते हैं। इन छल्लों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं छल्लों को हम वलय कह देते हैं। ये इसके चारों तरफ रिंग जैसे दिखाई देते हैं। और ये जो रिंग है ये कहाँ से आए, ये क्या है, क्या ये कोई डिजाइन है? नहीं, ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह के छल्ले होते हैं। मैंने बताया था ना कि एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जहाँ पे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, वो कहाँ पर है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। उसके बाद जो क्षुद्र ग्रह बचते हैं, क्योंकि शनि भी बहुत बड़ा ग्रह है और गैसों से बना है, इसका भी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है, तो इसने क्या किया, इधर के क्षुद्र ग्रहों को खींच करके अपने चारों तरफ एक छल्ला बना लिया और वो छल्ला इसके चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, तो ये क्षुद्र ग्रह के छल्ले जो शनि के चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं। और हर 14.7 वर्ष के बाद क्या होते हैं, ये छल्ले कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, इसी को हम रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। पूछेंगे एग्जाम में आएगा, रिंग क्रॉसिंग की घटना किस ग्रह से संबंधित है, तो शनि ग्रह से संबंधित है। क्या है ये, इसके बारे में क्या बताएंगे आप, कि ये क्षुद्र ग्रह के जो छल्ले हैं वो 14.7 वर्ष के बाद, लगभग 15 वर्ष के बाद ये छल्ले कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं। तो इसी घटना को हम लोग रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कहाँ चले जाते होंगे ये 14.7 वर्षों के बाद, कहीं घूमने चले जाते हैं क्या 15 वर्ष के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब ये सन जो है, सैटर्न जो है, जब सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो एक ऐसी अवस्था आती है, ऐसी जगह ये टिल्ट हो जाता है, मतलब ऐसी सिचुएशन बनती है अंतरिक्ष में कि कुछ टाइम के लिए इल्यूजन पैदा होता है और इल्यूजन की वजह से हमें जो है ये छल्ले दिखाई देना बंद हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रिंग क्रॉसिंग की घटना कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके लिए नासा ने मिशन भी भेजा था, वायेजर और कैसिनी मिशन भी भेजा है। बृहस्पति के लिए भी जूनो मिशन भेजा है ना, जूनो मिशन भेजा था 2011 में। ठीक है, तो इस तरह से हमने शनि के बारे में देखा। अब शनि के बाद जो हमारा 7वें नंबर का ग्रह है, उसका नाम क्या है, अरुण। अरुण यानी कि यूरेनस। अरुण या क्या बोल देते हैं इसको हम, यूरेनस। ठीक है, अब देखिए ये पीछे से दूसरे नंबर का ग्रह है ना, ये पीछे से दूसरे नंबर का ग्रह है, तो क्या होगा, ये भी बदमाश होगा। जैसे पहले आगे से दूसरे नंबर का ग्रह बदमाश था, ऐसे ही सेम ये भी बदमाश है। ये क्या करता है, ये भी जो अपना घूमन है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। पश्चिम से पूर्व ना घूम करके कहाँ करता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। ठीक है, और सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है, और भी क्या करता है ये सारे ग्रह जो सूर्य का परिक्रमण है ना, वो इस डायरेक्शन में करते हैं, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, लेकिन ये महाशय क्या करते हैं, ये सूर्य की जो परिक्रमा है वो ध्रुवों से ध्रुवों की ओर, वर्टिकली ध्रुवों से ध्रुवों की ओर करते हैं। ठीक है, आई तो बस समझ में। ठीक है, अब देखिए इस पे भी वलय पाए जाते हैं। इस पे कितने वलय हैं, इस पे 5 वलय हैं। ठीक है, 5 वलय हैं इस पे, क्षुद्र ग्रह के इस पे 5 छल्ले हैं। इन छल्लों के नाम भी दिए हैं साइंटिस्ट ने। क्या क्या नाम है इनके, अल्फा, बीटा, गामा और थीटा और एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये इसके 5 वलय हैं। ठीक है, और इसके वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है, और मीथेन गैस की अधिकता होने की वजह से, मीथेन गैस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये कैसा दिखाई देता है, ये नीले हरे रंग का दिखाई देता है। कभी ये नीला दिखता है और कभी हरा। नीला हरा ग्रह किसको कहते हैं, अगर बेटा हम कहें तो नीला हरा ग्रह हम किसको कहते हैं, हम अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस को कहते हैं, जो पिछले से दूसरे नंबर का ग्रह है। पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करता है और सूर्य की परिक्रमा ही ध्रुवों से ध्रुवों की ओर करता है। और जो एक सबसे मेन बात जरूरी वो ये कि ये अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, हमारे जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और जो मंगल है वो 25 डिग्री, और ये कितना झुका हुआ है, ये महाशय 97.8 यानी कि लगभग 98% 98 डिग्री झुके हुए हैं। जो इस झुके होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, इतना ज़्यादा टिल्ट होने की वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसको लेटे हुए ग्रह की संज्ञा भी दे दी जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा आखिरी ग्रह है यानी कि 8वां ग्रह है, इसको क्या बोलते हैं, 8वें ग्रह का नाम है वरुण यानी कि नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून के बारे में जो बातें याद रखने वाली ये हैं वो ये कि नेपच्यून का एक उपग्रह, अच्छा इसके भी इसके 5 उपग्रह हैं। ठीक है, और
इसके भी कई सारे उपग्रह हैं, जिनमें से एक उपग्रह जिसका नाम हमें याद रखना है वो है टिट्रॉन। इसके उपग्रह का नाम टिट्रॉन है। और दूसरी बात, ये हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है बेटे? तो वो है वरुण ग्रह। एक तो ये सबसे ठंडा है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर वैसे टेम्परेचर में ठंडा है, लेकिन यहाँ पर हॉट वाटर गीजर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हॉट वाटर गीजर। हॉट वाटर गीजर समझते हो ना, जो जमीन से गर्म पानी निकलता है, ठीक है, उसी को हम हॉट वाटर गीजर बोलते हैं। तो इस उपग्रह पर उष्ण पानी के झरने या फव्वारे पाए जाते हैं। ये सबसे ठंडा ग्रह है, इसका उपग्रह का नाम टिट्रॉन है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 8 नंबर का ग्रह। और इसके बाद पहले हमारे देखिए सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, है ना। 9 ग्रह कौन सा हुआ करता था? प्लूटो। लेकिन 2005 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक बैठक करी, उसमें कुछ रूल रेगुलेशन बनाए, और रूल रेगुलेशन बना करके ऐसा कह दिया कुछ कि प्लूटो जो है वो इन नियमों को फॉलो नहीं, मतलब इन नियमों में खरा नहीं उतरता, इस रेंज में नहीं है वो, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसलिए इन्होंने प्लूटो ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। लेकिन प्लूटो के ऊपर क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं। प्लूटो जैसे तब रोटेशन रिवॉल्यूशन कर रहा था, वो आज भी कर रहा है, जहाँ वो पहले था वो आज भी है। तो क्या मोटिवेशन लेनी है आपको प्लूटो से? कि आपको आपके भी दोस्त रिश्तेदार बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपको उनकी बात सुननी नहीं है। आपको अपनी पूरी इंटेंसिटी से, जैसे आप कर रहे थे, अपना काम करते रहना है। गॉट इट? वेरी गुड। तो चलिए, ये तो था सब कुछ हमारे ग्रहों के बारे में। देखिए, हमारे सौर मंडल में हमने सन का स्ट्रक्चर देख लिया, हमने अपने ग्रहों के बारे में थॉरोली जान लिया, वो सारे फैक्ट्स लगभग हमने कवर कर लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। अब हम बात करेंगे उपग्रहों के बारे में। ठीक है, चलिए बताइए क्या जाना आपने उपग्रहों के बारे में। देखिए, हमारे पूरे सौरमंडल में मिला लें तो हमारे सौरमंडल में लगभग 250 उपग्रह हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अकेले तो शनि के ही सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। अगर अभी रिसेंट टाइम में आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शनि ग्रह के लगभग 146 के अराउंड उपग्रह हैं। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति ग्रह के बहुत सारे उपग्रह हैं 86 के अराउंड। तो ऐसे हम देख लेते हैं, जिनमें से सबको अभी बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, मान्यता जिनको मिली है वो कम है। ठीक है, तो हम एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे सौरमंडल में 250 के नियर उपग्रह हैं। लेकिन हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो सबसे मेन है हमारी पृथ्वी का क्या नाम दिया हुआ है? चंद्रमा नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब चंद्रमा आया है कहीं से? तो जैसे हमने सौरमंडल के बारे में देखा था, जैसे कि हमने क्या कहते हैं सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में देखा था, हमने अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखा था, वैसे ही हम चंद्रमा की उत्पत्ति की भी बात कर लेते हैं कि चंद्रमा आखिर आया कहाँ से। देखिए, शुरुआत में सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉर्ज डार्विन। जॉर्ज डार्विन ने बताया, अच्छा इसको इन जॉर्ज डार्विन को आप लोग चार्ल्स डार्विन के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। चार्ल्स डार्विन वो थे जिन्होंने क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जॉर्ज डार्विन ने बताया कि पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ा विशाल पिंड था। ठीक है, और ये पिंड, इसकी रोटेशन स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ी से ये घूम रहा था, और घूमते घूमते क्या हुआ, ये डंबल की शेप में बन गया। और डंबल की शेप में, डंबल जानते हैं ना, जिम में डंबल करते हैं, डंबल की शेप में बना। और क्या हुआ, इसका एक हिस्सा टूट करके इससे अलग हो गया, और यही हिस्सा इसके चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से घूमने लगा, और यही क्या बन गया, इसका सैटेलाइट बन गया, इसका उपग्रह बन गया। लेकिन फिर वैज्ञानिकों को ये बात बहुत तार्किक नहीं लगी आगे चल के, तो उन्होंने फिर एक और सिद्धांत दिया जिसको हम क्या कहते हैं, बिग स्प्लैट का सिद्धांत कहते हैं। जैसे आपने बिग बैंग पढ़ा था ना, ऐसे ही इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं बिग स्प्लैट का सिद्धांत। बिग स्प्लैट में इन्होंने बताया कि जो अर्थ थी वो बहुत तेजी से रोटेशन कर रही थी, ये बात ठीक है। ठीक है, एक दूसरा बड़ा पिंड आया, इसका नाम क्या था, इसका नाम था थिया। थिया नाम का एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह या पिंड कह लो, ये आया और पृथ्वी से आकर के बहुत हाई इंटेंसिटी से इससे टकरा गया, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी तेज स्पीड में मूव कर रही थी। इस समय ये इसकी घूर्णन गति कितनी है, इसकी इस समय 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस समय ये इससे तिगुनी चौगुनी स्पीड के साथ घूर्णन कर रही थी। इतनी तेज घूमते हुए पिंड पर एक दूसरा पिंड जिसका नाम था थिया, ये आकर के इससे टकराया तो इसमें बहुत भयंकर विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के साथ इसका एक हिस्सा टूटा, और यही हिस्सा टूट करके क्या बन गया, यही हिस्सा टूट के इसके चारों तरफ घूमने लगा, और इसी को हमने क्या कह दिया, चंद्रमा। और ये हिस्सा वहीं से टूटा है जहाँ पर आज
प्रशांत महासागर हम देखते हैं। ठीक बात है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जैसे कि हमने जब सन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि सन, पहले कुछ विद्वानों ने कहा कि सन प्लैनेट्स जो है वो सन से ही बने, लेकिन प्रॉपर्टीज मैच नहीं हुई थी, लेकिन चंद्रमा की प्रॉपर्टीज अर्थ से मैच होती हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि हाँ, ये अवधारणा जो है वो सही है। इससे एक पिंड थिया नाम का पिंड टकराया और क्या हुआ, इसका एक पार्ट टूटा और वही चंद्रमा बन गया, और इसके गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव की वजह से इसके चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगा। तो जब ये चक्कर लगाने लगा तो इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल है। अब खिंचाव हुआ, तो खिंचाव की वजह से क्या हुआ, अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है वो वर्तमान रोटेशन स्पीड यानी कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से में आ गई। अब देखिए, ये जो स्पीड है ना, ये चंद्रमा के बनने के बाद थोड़ी कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कि आप लोग अपने घर में देखते हो, जब आपके ऊपर कोई डांटने वाला नहीं होता, आपको कोई फोर्स करने वाला नहीं होता, घर में मम्मी पापा, तो आप क्या करते हो, बाहर बहुत ज़्यादा घूमते हो, बहुत ज़्यादा चक्कर मारते हो बाहर के, बाजार के, इधर उधर के, है ना, दोस्तों यारों के। लेकिन फिर क्या होता है, जब घर में पेरेंट्स आ जाते हैं, गार्जियंस आ जाते हैं, तो क्या होता है, आपका जो चक्कर है वो कम हो जाता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि चंद्रमा हमारे अर्थ के लिए एक गार्जियन की तरह आ गया, इसका भी फोर्स जनरेट हो गया और इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई। इस तरह से हमें हमारा क्या मिला, एक तो हमें हमारा चंद्रमा मिला, हमारा सैटेलाइट मिला। ये क्या करता है, क्या ये रात में चमकता है तो क्या इसका खुद का प्रकाश है? नहीं, उपग्रह का और ग्रहों का खुद का कोई ऊष्मा प्रकाश नहीं होती। तो इसी तरह से चंद्रमा का भी अपना कोई ऊष्मा प्रकाश नहीं है, ये सूर्य से ही प्रकाश लेता है और उसको पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है। इसीलिए रात में हमें कैसा दिखता है, ये चमकीला दिखाई देता है। अब ये जो चंद्रमा है बेटा, ये 27 डेज में दोनों काम कर लेता है, रिवॉल्यूशन भी और रोटेशन भी, दोनों काम भी लगभग 27 डेज में ही कर लेता है। इसलिए हमें हमेशा चंद्रमा का केवल एक पार्ट ही दिखाई पड़ता है। हमें इसका हमेशा 59% हम चंद्रमा का देख पाते हैं यहाँ से, और उस पर भी वो 59% भी हमेशा एक तरफ का ही दिखता है। ठीक है, तो वो हिस्सा जो चंद्रमा का, वो हिस्सा जो हमने कभी भी नहीं देखा, अंधेरा हिस्सा जो हमें यहाँ से कभी भी दिखाई नहीं देता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी से कहा जाता है। ठीक है, तो वो हिस्सा जो हमें यहाँ से पृथ्वी से दिखाई नहीं देता कभी भी, इस हिस्से को हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। हमारे भारत ने चंद्रयान मिशन भेजा है ना, इसी हिस्से पर उतारने के लिए, छुपे हुए भाग के लिए। ठीक है, अब देखिए, चंद्रमा जो है वो, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 27 डेज में घूर्णन परिक्रमण दोनों कर लेता है, इसमें हमें एक ही पार्ट दिखता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इसका मतलब इनडायरेक्टली चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अब देखिए, चंद्रमा जो है, इसके होने की वजह से, इसके गुरुत्वाकर्षण बल के होने की वजह से हमारी पृथ्वी पर क्या क्या होते हैं, हमारी पृथ्वी पर ज्वार भाटा जैसी घटनाएं होती हैं। क्यों? अब पृथ्वी है हमारी, बहुत तेजी से घूम रही है। मान लो एक थाली में आप पानी भरो और उसको लेके ऐसे घूमो, तो क्या होगा, वो उसका पानी भी आप जिस डायरेक्शन में जाओगे ऐसे घूमेगा। तो ऐसे ही पृथ्वी घूम रही है पानी लेकर के, और जब चंद्रमा का आकर्षण बल उसको अपनी तरफ खींचता है तो क्या होता है, पानी उठ जाता है, और जब पानी ऊपर उठ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वार, और जब वापस आता है तो उसको हम भाटा। तो हमारे समुद्र में ज्वार भाटा की घटना है, वो भी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण, थोड़ा बहुत गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का भी काम करता है, लेकिन चंद्रमा का ज्यादा है, क्योंकि चंद्रमा हमसे सूर्य की अपेक्षा कम दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा, और सूर्य के कंपेरेटिवली देखा जाए तो बहुत पास है। सूर्य तो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना। और देखिए, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा एक इलिप्टिकल पाथ पर करता है ना, इलिप्टिकल यानी कि परवलयाकार पाथ। तो कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है घूमते समय, मान लीजिए घूम रहा है, कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि चंद्रमा पृथ्वी से पास में आ जाएगा, और जब पास आ जाएगा तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसी स्थिति को, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाए तो इसी को हम उपभू कहते हैं। लेकिन घूमते घूमते यही चंद्रमा जब ज़्यादा दूर पे चला जाएगा, ज़्यादा दूरी पे चला जाएगा, तो इसी को हम क्या कह देंगे, इस घटना को हम कह देंगे बेटे अपभू, है ना। जब चंद्रमा इलिप्टिकल पाथ पर गति करते हुए पास आता है तो उसको हम उपभू कहते हैं, और जब दूर जाता है तो उसको हम अपभू की स्थिति कहते हैं। बाकी और चीज़ें जैसे कि ग्रहण लगना, और भी ज्वार भाटे को और अच्छे से समझना, इक्विनॉक्सेस, ये सब हम जब पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे
तब हम इस बारे में और भी बात करेंगे। ठीक है, तो समझ आया इस तरह से हमारा जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के साथ किस तरह का संबंध रखता है ये हमने देख लिया। तो ये है हमारा उपग्रह। ठीक है, तो अब हमने देखिए सौरमंडल में ग्रह देख लिए, हमने अपना उपग्रह देख लिया। ग्रह उपग्रह के बाद आते हैं हमारे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई, अपना रिवीजन करते रहिए, इन्वायरमेंट को सेव करिए। ठीक है, एनर्जी को सेव करिए। बेस्ट ऑफ लक।